वेलकम। आप सभी विद्वानगणों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने गणित का अर्थ, प्रकृति और परिभाषाओं का अध्ययन किया। साथ ही हमने गणित शिक्षण के उद्देश्य के बारे में पढ़ा। हमने ब्लूम का शिक्षण वर्गीकरण का अध्ययन किया। आज हम विद्वानों गणित शिक्षण की विधियों का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक अच्छी शिक्षण विधि की परिभाषा क्या है और शिक्षण विधि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम आगमन विधि का आज हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज के बाद हम लगभग 2-3 दिन तक तमाम शिक्षण विधियों का प्रत्येक लेक्चर में एक एक शिक्षण विधि को लेते हुए अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। मित्रों, गणित शिक्षण की जो विधियाँ हैं ये आपके विज्ञान में भी काम आएगी। यहाँ हम कुछ और विषय में भी शिक्षण विधियाँ समान होती हैं। तो शुरू करते हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। मित्रों, गणित शिक्षण की विधियों की बात करें इससे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि गणित शिक्षण विधि है क्या। शिक्षण विधि क्या है? दोस्तों, शिक्षण का ऐसा साधन या युक्तियां जिनके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को अधिगम की दृष्टि से प्रभावशाली तथा रोचक बनाता है तथा छात्रों तक विषय वस्तु की सुगमता पूर्वक पहुंच सुनिश्चित करता है। यानी शिक्षण विधि शिक्षण का एक ऐसा साधन है, हथियार है, एक युक्ति है, तरीका है जिसके माध्यम से एक अध्यापक शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हुए, रोचक बनाते हुए, रुचि पैदा करने वाला बनाते हुए, बच्चों को समझकर उन बच्चों की क्षमता के अनुसार रुचि पैदा करते हुए एक शिक्षण सामग्री को बच्चों तक पहुंचाता है। उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण विधि कहते हैं। गणित पढ़ाने के लिए उसको अलग तरीके से अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हिंदी पढ़ाने के लिए अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को पढ़ाने का जो तरीका अलग होना चाहिए। दोस्तों, यह अधिगमकर्ता तक विषय वस्तु, तथ्यों या आंकड़ों को पहुंचाने की केवल यांत्रिक युक्ति न होकर उन्हें अर्जित ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग में भी सक्षम बनाती है। जी हाँ, जो बालक सीख रहा है उस बालक तक विषय वस्तु, तथ्य, आंकड़ों को केवल आंकड़ों को ही पहुंचाने की ये यांत्रिक युक्ति ही नहीं है। ये दोस्तों साथ ही उन्हें जो अभी तक आज तक जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उस अर्जित ज्ञान का अपने व्यवहारिक दुनिया में, अपने आसपास की दुनिया में प्रयोग करने की क्षमता विकसित करती है तथा इसके अंदर चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, सृजनशीलता का विकास होता है। यानी एक अच्छी शिक्षण विधि बच्चे के अंदर चिंतन करने का, तर्क करने की क्षमता का विकास करती है, उसमें सृजनशीलता का विकास करती है। बालक सृजनशील बनता है, वह कुछ नया करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करता है। अब इसके बाद दोस्तों एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं इस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता, विषय के प्रति रुचि विकसित करने में सहायक हो। यानी एक अच्छी शिक्षण विधि वही शिक्षण विधि है जो बालकों में विषय के प्रति रुचि पैदा करे, बालकों को उस विषय को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट हो। यानी एक ऐसा बालक जो उस विषय को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, लेकिन एक अच्छी शिक्षण विधि के द्वारा उस बालक को पढ़ाया जाए तो उस बालक के अंदर उस विषय को पढ़ने की रुचि पैदा हो जाएगी। क्रियाशीलता पर आधारित हो। एक अच्छी शिक्षण विधि क्रियाशीलता पर आधारित होती है। क्रियाशीलता का मतलब बालक वहाँ पे सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक केवल मूर्त रूप में वहाँ बैठा चुपचाप
मौन रूप धारण करके बैठा है। नहीं, बालक को क्रियाशील होना चाहिए, एक एक्टिव होना चाहिए। बालक को एक्टिविटी के साथ पढ़ाना चाहिए। यानी कुछ काम करते हुए जब बालक पढ़ेगा, खुद अपने हाथों से प्रयोग करते हुए जब सीखेगा, तो वह शिक्षण विधि बहुत ही बेस्ट होगी। विषय शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। यानी हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, उस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य की प्राप्ति हो, वही शिक्षण विधि बेस्ट होगी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, अर्थात व्यवहार के तीनों पक्षों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास करती हो। यानी एक अच्छी शिक्षण विधि वह विधि है जो बालक के तीनों पक्षों का विकास करती हो, बालक का सर्वांगीण विकास करती हो। यानी केवल ज्ञान ही बढ़ाना जरूरी नहीं है, बालक के तीनों पक्षों का, भावों का, ज्ञान का, क्रियात्मक का, तीनों पक्षों का विकास होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हो, अर्थात बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, क्षमताओं तथा व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखती हो। यानी एक अच्छी शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो। बालक की रुचि क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक की क्षमता क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, और व्यक्तिक विभिन्नताओं, यानी प्रत्येक बालक में विभिन्नताएं होती है। कुछ बालक गणित को जल्दी सीखते हैं, तो कुछ बालक थोड़ा कुछ दिन बाद सीखते हैं। तो उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो, व्यवहारिक तथा लचीली हो। व्यवहारिक हो यानी अध्यापक उसमें जब चाहे परिवर्तन कर सके, उसका मतलब होता है लचीली, यानी बालकों के सामान्य जीवन से जुड़ी हुई हो। और लचीली हो इसका मतलब जब जरूरत पड़े तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकें। मितव्ययी हो, कम खर्चीली हो, यानी इसमें खर्चा कम हो। अधिक खर्चा होगा तो उसको हम हर विद्यालय में लागू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब मित्रों आपके साथ मैं आगमन विधि को लेकर आया हूं और हम पढ़ेंगे, आगमन विधि का अध्ययन करेंगे। इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि है क्या, सबसे पहले हम इसकी अर्थ समझेंगे, ये है क्या चीज। दोस्तों, भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों या सूचनाओं के आधार पर विद्यार्थी का अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचना आगमन होता है। यानी भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों, सूचनाओं को आधार पर विद्यार्थी अपनी मानसिक शक्ति की सहायता से एक विशेष नियम पर, सिद्धांत तक पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि इस शिक्षण विधि में अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को सक्रिय रखते हुए उन्हें सामान्य नियमों की स्थापना कराता है। यानी आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन्हीं उदाहरणों को एकत्रित करके उनका निष्कर्ष निकालते हुए बालक के समक्ष अध्यापक एक नियम की रचना करता है, नियम पैदा करता है। तो आगमन क्या हुआ, उदाहरण से नियम को बनाना, बालक के समक्ष बहुत सारे उदाहरण देना और फिर नियम की उत्पत्ति करना। यानी अगर बालक को यह बताना है कि दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम संख्या होते हैं, तो हम बालक के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है हमेशा। इसको बताने के लिए बालक के साथ हम एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे कि जैसे 2 + 4 कितना होता है, 6, 4 + 8 कितना होता है, 12, 2 + 6 कितना होता है, 8। यानी इन तीनों उदाहरण में क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होता है। ये आपका अंतिम में क्या आ गया, एक नियम आ गया। अब मित्रों, हम आगमन विधि के शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे और एग्जाम में प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र
आगमन विधि के लिए नहीं है या फिर है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है आपके उदाहरणों से नियम की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। प्रत्येक उदाहरण एक विशिष्ट है, लेकिन नियम क्या है? सामान्य है, सभी के लिए है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब एक बहुत सारा क्षेत्र, उसको हम छोटा बना रहे हैं। यानी बहुत सारे एग्जाम्पलों का निष्कर्ष निकालते हुए हम एक छोटे से नियम की उत्पत्ति कर रहे हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को बालक के प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया, फिर उसका हमने क्या निकाला? निष्कर्ष निकालते हुए हमने प्रमाण पैदा किया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ज्ञात में हैं, उनको देखते हुए हम अज्ञात नियम की हम क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति कर रहे हैं। तो यही दोस्तों क्या है? आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। अगला, आगमन विधि के सोपान। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का सोपान नहीं है या फिर है। तो आपको इन चारों सोपानों का ध्यान रखना है। पहला है विद्यार्थियों, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे, सामान्यकरण करेंगे और परीक्षण और सत्यापन करेंगे। यानी आगमन विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे? बालक के समक्ष उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, फिर उन उदाहरणों का हम निरीक्षण करेंगे, जब निरीक्षण करने के बाद उनका सामान्यकरण करेंगे और अंत में परीक्षण करके सत्यापन करेंगे। अब दोस्तों हम आगमन विधि के गुण के बारे में पढ़ेंगे। आगमन विधि के कौन कौन से गुण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला गुण, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों की संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास करती है। आगमन विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों की संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास करती है। दूसरा, अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। नवीन गणितीय संपत्तियों के सर्वप्रथम परिचय कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं को गणित शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है। दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं? आगमन विधि के गुण से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आए हैं और आने की संभावना है। किस प्रकार प्रश्न बनेगा देखिएगा। आपके समक्ष एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से आगमन विधि की विशेषता है या फिर आगमन विधि का गुण है या नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का गुण नहीं है, और वहाँ पर एग्जाम में होगा कि ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें विद्यार्थी और बालक, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, यह उच्च प्राप्त स्तर के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? अमनोवैज्ञानिक विधि। क्योंकि आगमन विधि तो मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये अमनोवैज्ञानिक नहीं है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब मित्रों हम पढ़ेंगे आगमन विधि के दोष, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निगमन विधि को। आगमन विधि के दोष क्या क्या हैं, उसमें कमियां क्या क्या हैं। प्रत्येक विधि की कुछ ना कुछ तो कमियां होती है, उसकी विशेषता है तो उसकी कमी भी कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। आगमन विधि की कमियां दोस्तों यह है कि समय तथा परिश्रम अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। यानी अगर हम आगमन विधि से बालक को पढ़ाएंगे तो इसमें समय बहुत अधिक लगता है, अध्यापक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, बालक को भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है, और इस कारण जब अधिक समय लगता है तो हम समय पर विद्यालय पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। यानी आगमन विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें मार्केट में या विद्यालय में बहुत कम होती हैं, अभाव होता है इनका। प्रशिक्षित तथा अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। यानी आगमन विधि से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। अध्यापक को अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का, उसको प्रशिक्षण मिला हुआ होना चाहिए, तभी वह आगमन विधि से
विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। तो विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। हम कल फिर मिलेंगे लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आगमन विधि बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कहीं समझाने में मेरे से चूक हुई हो तो मुझे आप सभी से क्षमा मांगने का पूर्ण हक है। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।